सीधे मुद्दे पर आते हैं। अब पेट्रोल पंपों पर या खबरों में E20 ईंधन के बारे में तो हम सब ने सुना ही है। पेट्रोल में 20% इथेनॉल का मिश्रण, जो सरकार का एक बहुत बड़ा लक्ष्य रहा है। लेकिन जरा सोचिए, E20 का लक्ष्य हासिल करने के बाद आगे क्या? क्या बात यहीं खत्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। देश अब एक और बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में है, और ये छलांग है सीधे 30% इथेनॉल ब्लेंडिंग की तरफ। अब ये सब कैसे हो रहा है, आइए इसे समझते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेक्शन की तरफ, नए BIS ईंधन मानक और ताज़ा अपडेट। हाल ही में एक बहुत बड़ी खबर आई है जिसने इस पूरी चर्चा को शुरू किया है, और ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि एक ठोस कदम है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन काम करने वाले भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS ने आधिकारिक तौर पर नए दिशा निर्देश नोटिफाई कर दिए हैं। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने E22, E25, E27 और E30 ईंधन मिश्रणों के लिए स्टैंडर्ड्स तय कर दिए हैं। मतलब मौजूदा E20 लक्ष्य से काफी आगे बढ़ते हुए अब 30% तक इथेनॉल मिले हुए पेट्रोल के लिए ऑफिशियल मानक आ चुके हैं। ये सच में एक बहुत बड़ा कदम है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, इथेनॉल मिश्रण को डिकोड करना और इन तकनीकी शब्दों को समझना। चलिए इस सरकारी नोटिफिकेशन की मुश्किल सी लगने वाली तकनीकी भाषा को थोड़ा आसान बनाते हैं। यहाँ सबसे काम की चीज है एक नया स्टैंडर्ड, जिसे IS 1985-2026 नाम दिया गया है। BIS के मुताबिक ये स्टैंडर्ड पॉजिटिव इग्निशन इंजन, जिसे आम बोलचाल में हम नॉर्मल पेट्रोल इंजन कहते हैं, वाले वाहनों के लिए बनाया गया है। इसमें निर्जल इथेनॉल या एनहाइड्रस इथेनॉल, मतलब ऐसा इथेनॉल जिसमें पानी की मात्रा न के बराबर हो, और मोटर गैसोलीन यानी हमारे रोजमर्रा के पेट्रोल के मिश्रण के लिए नए नियम तय किए गए हैं। कुल मिलाकर यह सुनिश्चित करता है कि ज्यादा इथेनॉल वाला ईंधन एकदम टॉप क्वालिटी का हो और इंजनों में बिना किसी दिक्कत के काम करे। और अगर इन ई वाले नामों को लेकर कोई भी कंफ्यूजन है तो उसे अभी दूर कर लेते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। ई के ठीक आगे जो नंबर लिखा है वो सीधे तौर पर पेट्रोल में मिलाए जाने वाले इथेनॉल के प्रतिशत को बताता है। बस इतना ही। जैसे E22 का मतलब है 22% इथेनॉल और बाकी पेट्रोल। इसी तरह E25 में 25%, E27 में 27% और E30 का मतलब है पूरे 30% इथेनॉल का पेट्रोल के साथ मिश्रण। एकदम सीधा और साफ गणित। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की ओर, व्यापक आर्थिक प्रभाव। आखिर ये बदलाव इतना मायने क्यों रखता है? 85% से भी ज्यादा। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। तकनीकी बातें तो हमने समझ लीं, लेकिन अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। आखिर भारत इन हाई इथेनॉल ब्लेंड्स के लिए इतनी तेजी से काम क्यों कर रहा है? उसका जवाब इसी एक आंकड़े में छिपा है। फिलहाल हमारा देश अपने कच्चे तेल की कुल जरूरत का 85% से भी ज्यादा हिस्सा आयात करता है। हमारी ऊर्जा जरूरतों का इतना बड़ा हिस्सा बाहर से आता है, जिसका सीधा मतलब है विदेशी मुद्रा का एक बहुत बड़ा खर्च। और इसी भारी निर्भरता को कम करने के लिए ये मास्टर स्ट्रोक चला गया है। हम सब जानते हैं कि ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स में कितनी जल्दी उथल-पुथल मच जाती है, जिसका सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ऐसे में इन नए उच्च इथेनॉल मिश्रणों के आने से ये उम्मीद है कि इंपोर्टेड कच्चे तेल पर हमारी निर्भरता काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। ये सिर्फ पर्यावरण के लिए ही अच्छा नहीं है, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था को बाहरी झटकों से बचाने के लिए एक मजबूत ढाल का काम करेगा। अपना ईंधन, अपनी ऊर्जा सुरक्षा। अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से, सेक्शन 4 पर, वर्तमान कार्यान्वयन स्थिति, मानक बनाम जनादेश। अब एक बहुत ही जरूरी रियलिटी चेक। जब भी कोई नई तकनीक आती है तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि भाई ये जमीन पर कब उतरेगी? क्या कल से ही पेट्रोल पंप पर E30 मिलने लगेगा? तो यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि तकनीकी विनिर्देश यानी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस और तत्काल जनादेश यानी तुरंत लागू किए जाने वाले कानून में जमीन आसमान का फर्क होता है। BIS ने एक तकनीकी ढांचा तो तैयार कर लिया है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि इसे आज से ही अनिवार्य कर दिया गया है। डॉक्यूमेंट्स में ये बात बिल्कुल साफ कर दी गई है कि ये अधिसूचना सिर्फ और सिर्फ नए इथेनॉल मिश्रणों के लिए एक तकनीकी रूपरेखा पेश करती है। पूरे देश में रातों रात E30 लागू करने का कोई आदेश या मैंडेट नहीं आया है। इन मानकों के तय होने का सीधा सा मतलब बस इतना है कि जब भी भविष्य में यह ईंधन बाजार में आएगा, वो सुरक्षित और बेहतरीन क्वालिटी का होगा। इसे देश भर में लागू करने के लिए सप्लाई चेन और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी तो समय चाहिए ना, ताकि वे खुद को इस नए बदलाव के हिसाब से ढाल सकें। और यहीं पर इस विश्लेषण का सबसे बड़ा सवाल सामने आता है। तकनीकी ढांचा अब पूरी तरह से तैयार है, भविष्य का रास्ता भी एकदम साफ दिख रहा है,
लेकिन सोचने वाली बात यह है कि देश का मौजूदा बुनियादी ढांचा, हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और सप्लाई चेन कितनी जल्दी इस E30 की वास्तविकता को अपना पाएंगे। भारत का ये ऊर्जा ट्रांजिशन वाकई में देखने लायक होने वाला है। इस अहम सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण